नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था संसाधन एवं विकास, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि संसाधन आखिरकार है क्या और संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। हमने संसाधनों को 4 प्रकार से बांटा। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। दूसरा था समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तीसरा था आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। और चौथा था आपका विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो 2 संसाधनों के वर्गीकरण की हम लोग अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके थे कि आखिरकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या है और समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग थर्ड बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है और जितने प्रकार से किया गया है उनकी परिभाषा क्या है। पहले अच्छी तरीके से हम टॉपिक को समझेंगे, पहले एक समझ को क्रिएट करेंगे कि हमें समझना कैसे है। जब हमारे दिमाग में अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिरकार इस डेफिनेशन का इस शब्द का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, तब उसके बारे में अच्छा लिख सकेंगे। तो सबसे पहले काम रहेगा हमारा समझाना, और जैसे ही मेरे भाई समझा दूंगा फिर आपको यहाँ पे नोट करा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आगे आने वाली वीडियो अच्छे से अच्छी होंगी, ये क्लास भी बेहतर मिलेगी, और जितने भी टीचर हमारे साथ पढ़ाएंगे वो भी क्लास आपके लिए बेहतर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पर मरते हैं ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। टॉपिक अपना था जल संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, जिसमें हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विकास। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकार से बांटा गया। देखिए, अगर मैं बात करता हूं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला बांटा जाता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा आता है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो पहला मैं बात करता हूं व्यक्तिगत संसाधन। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा जो है आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा जो है आपका वह है आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जो है आपका वह है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। इन 4 प्रकार से हमने यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विकास की जगह मेरे भाई यहाँ पर वर्गीकरण होगा, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम समझते हैं आखिरकार संसाधनों का वर्गीकरण है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी व्यक्ति के पास स्वामित्व होता है, यानी ऐसे संसाधन जिनकी ओनरशिप किसी भी निजी व्यक्ति के पास होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी किसान है और किसान ने अपनी जमीन पर एक घर बनाया। ठीक है। जब किसान ने अपनी जमीन पर घर बनाया तो वह घर का स्वामित्व किसके पास रहेगा? किसान के पास, क्योंकि किसान उस जमीन का निजी व्यक्ति है, ठीक है। ये मान लीजिए ये मेरा घर है, जिस जगह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मेरा घर है,
तो इसकी ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। आपने कोई अपना घर बनाया, आपने कोई होटल बनाया, आपने कोई रेस्टोरेंट बनाया, ठीक है, आपने कोई विद्यालय बनाया, जब आपने बनाया अपनी जमीन पर तो उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी, ना कि मेरे पास रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी आप अपनी जमीन पर अपना कोई भी चीज खड़ा करें, जैसे होटल बनाए, अस्पताल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, मकान बनाए, घर बनाए, कुछ भी चीज बनाए एटसेट्रा, इससे हमें मतलब नहीं है, बस उसकी ओनरशिप निजी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा पॉइंट आता है आपका सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक संसाधन यानी इसको कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस। कम्युनिटी रिसोर्सेस का मतलब होता है वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं। यानी वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं। समुदाय में कौन आता है? चाहे समुदाय में वह व्यक्ति आएगा जो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। समुदाय में सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी उसकी जाति हो, यह मान्यता नहीं रखती है। चाहे किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कास्ट भी मायने नहीं रखती है। कोई भी भाषा बोल रहा हो, कोई भी पहनावा यूज कर रहा हो, कोई भी चीज खा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमने यहां पर बात करा था कि समुदाय में सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। उनकी जाति है, उनकी भाषा है, उनका धर्म, इन चीजों को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि समुदाय में सभी लोग समान हैं। तो सामुदायिक संसाधन का मतलब ये होता है कि वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोला है, यानी सरकारी अस्पताल बनवाया। अब सरकारी अस्पताल बनवाया, उस पर जो ओनरशिप रहेगी वो किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी। सामुदायिक अस्पताल एक बनवाया, एक कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया, जिसको यानी कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया या कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया, उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, ये इससे मतलब नहीं है, सारे व्यक्ति उसमें अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें फीस रखी गई है 5 रुपए, ठीक है, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, उसमें कहा गया डॉक्टर को आप दिखाएंगे, डॉक्टर का जो चार्ज रहेगा 5 रुपए रहेगा। मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, और सामने वाला के आप हिंदू हो तो आप 5 दोगे, मुस्लिम हो आप 10 दोगे, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह किसका है? समुदाय का। उस पर ओनरशिप किसकी? गवर्नमेंट की है। ऐसी सरकारी विद्यालय की बात करेंगे, यानी अगर सरकारी हॉस्पिटल में बात करा जाए तो उसमें 5 रुपए अगर फीस रखी गई है डॉक्टर की, डॉक्टर साहब देखेंगे तो 5 रुपए उनको देना पड़ेगा। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को 5 रुपए देना पड़ेगा, चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। अब उस हॉस्पिटल का प्रयोग सभी कर सकते हैं, हिंदू भी जाएगा दवाई लेने, मुस्लिम भी जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा, सभी धर्म के लोग जाएंगे, सभी जातियों के लोग जाएंगे। तो ये होता है समुदाय। ऐसे ही अगर सामुदायिक विद्यालय की बात करते हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है, इसमें क्या करती है, हर समुदाय के बच्चा पढ़ सकता है, हर समुदाय का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह क्या है, एक सामुदायिक विद्यालय है, उसमें ओनरशिप गवर्नमेंट की है। जब ओनरशिप गवर्नमेंट की उसमें रहेगी तो उसमें सभी लोग जाकर एजुकेशन पा सकते हैं, चाहे 2 साल का बच्चा सही, चाहे 4 साल का बच्चा सही, चाहे 10 साल का बच्चा सही, कोई भी क्लास का बच्चा सही जा सकता है वहां पर, ठीक है। तो ये होता है सामुदायिक संसाधन, यानी सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। तो दोनों बात समझ गए? अगर समझ रहे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले हम दोनों को लिख लेते हैं आखिरकार हैं क्या। तो व्यक्तिगत संसाधन में मैंने बात करा था कि वे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, किसी किसान की जमीन पर घर। ठीक है। सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो दोनों बात समझ में आई। मैंने कहा व्यक्तिगत संसाधन होता है वे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। जब निजी व्यक्तियों के पास होगा तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, यानी पर्सनल, मेरे पास रहेगा उसकी ओनरशिप। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट था आपका सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन अब क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन की छोटी सी डेफिनेशन कहलाती है कि किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, यानी किसी भी प्रकार के संसाधन किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हैं उनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब समझिए इसको राष्ट्रीय संसाधन क्यों कहा जाता है, समझना थोड़ा ध्यान से। ठीक है। ये जो है अपना प्यारा भारत है। ठीक है। ये क्या है? इंडिया। इंडिया क्या है? एक राष्ट्र है। तो किसी भी राष्ट्र के भीतर मौजूद क्या मौजूद जितने भी संसाधन, कोई भी संसाधन, उसको कहा जाता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। जैसे अगर अभी हमने बात करी थी आपकी इंडिया की, दूसरा बात करते हैं चाइना की, तीसरा उठाते हैं यहां से अमेरिका, और चौथा उठाते हैं यहां से रसिया। ये चार क्या है? आपकी अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है। ये चार क्या है? आपकी अलग अलग कंट्रीज है। पहला पॉइंट यहां से ये उठता है कि भारत के भीतर जितने भी मौजूद संसाधन होंगे उस पर हक किसका रहेगा? भारत का रहेगा। यानी भारत के भीतर भारत की भौगोलिक सीमा, ये है भारत की भौगोलिक सीमा। ठीक है। तो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर जितने भी संसाधन हैं उन पर हक किसका रहेगा? भारत का रहेगा। ठीक है। से जब भारत का हक रहेगा तो भारत ही इसका यूज कर सकेगा। ठीक है सर, समझिए। ओके। अब ये तो थी भारत की सीमा। भारत की जो सीमा है यहां से यहां तक थोड़ा और हम चलते हैं, जिसको कहते हैं 200 नॉटिकल मील। तो 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में भी किसका अधिकार रहेगा? अपने इंडिया का। यानी भारत की तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील, क्योंकि भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, 1 ओर, 2 ओर और तीसरी ओर। भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की जो तटीय सीमा है उससे 200 नॉटिकल मील दूर तक ही भारत का भाग लगता है। तो यहां भी जितने भी संसाधन पाए जाएंगे
उन पर भी किसका हक रहेगा? उन पर भी मेरे भाई किसका हक रहेगा? भारत का हक रहेगा, भारत का हक रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये तो है इंडिया का 200 नॉटिकल मील, इसकी तटीय सीमा से इतनी सीमा जो कि समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील लग रहा है। अगर मैंने बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का भी एरिया, चाइना की सीमा से, इसकी तटीय सीमा से इसका भी अलग 200 नॉटिकल मील के अलावा और कोई नॉटिकल मील होता है। अलग अलग दूरियां इनकी बताई गई। अब चाइना के अंदर जितने संसाधन होंगे उन पर हक रहेगा चाइना का, अमेरिका के अंदर जितने संसाधन रहेंगे उन पर हक रहेगा अमेरिका का, इसी प्रकार रसिया के अंदर जितने संसाधन हैं उन पर हक रहेगा रसिया का। जब इन पर हक रहेगा तो इंडिया के अंदर जितने संसाधन मौजूद हैं उन सभी संसाधनों पर किसका हक रहेगा? इंडिया का। क्योंकि जो भी संसाधन राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर पाया जाता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, और जिस राष्ट्र में पाया जाएगा उस राष्ट्र का उस पर अधिकार रहेगा, चाहे भाई आपका इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका रसिया हो। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर जितने संसाधन पाए जाएंगे उन पर हक रहेगा भारत का, तो भारत ही इसका यूज कर सकेगा। लेकिन भारत की जो सीमा है, जो तटीय सीमा है, यहां से 200 नॉटिकल मील और दूर चले जाएंगे, यहां पर जितने भी जलीय संसाधन पाए जाएंगे इन पर भी हक रहेगा भारत का। लेकिन 200 नॉटिकल मील से आगे की दूरी रहेगी तो वह एक खुला महासागरीय क्षेत्र हो जाएगा, तो वहां पर जितने भी संसाधन रहेंगे वहां पर किसी देश का अधिकार नहीं रहेगा, वहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निगरानी रहती है। कहां से? यहां से 200 नॉटिकल मील से आगे तक। यहाँ पर कौन काम करते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। यहाँ पर जितने भी संसाधन मौजूद होंगे, यहाँ पर वह किसी देश का अधिकार नहीं है। इंडिया कहते कि हमारे संसाधन नहीं, अमेरिका कहते हमारे संसाधन नहीं, इन पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है, ना कि किसी देश का अधिकार होता है। तो यहाँ से छोटी सी बात ये निकलती है कि किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, आगे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की अगर बात करा जाए, देखिए यहां से ये होता है कि 200 तट रेखा के, जो तट रेखा है, तट रेखा से 200 मील दूरी, 200 मील दूरी से आगे आएगा आपका खुला महासागरीय क्षेत्र। महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन, संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसमें किसी देश का अधिकार नहीं होता है, किसी देश का अधिकार नहीं होता है, इसमें किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा की जाती है। इसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा की जाती है। ठीक है, अब समझिए आखिरकार ये है क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या है। देखिए, हम बात कर रहे थे इंडिया के अंदर किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, किसी भी राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमा है, उसके भीतर जितने संसाधन पाए जाएंगे उन पर किसका अधिकार हो जाएगा? उस राष्ट्र का अधिकार रहेगा। ठीक है जी, यहां से 200 नॉटिकल मील दूरी तो रहेगी, लेकिन यहां से कहते हैं जो किसी भी देश की तट रेखा से 200 मील दूरी के बाद आता है खुला महासागरीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? खुला महासागरीय क्षेत्र। खुले महासागरीय क्षेत्र में, यानी यहां से इसके बाद जो खुला महासागरीय क्षेत्र है, यहां पर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे,
वहां पर किसी देश का, वहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। वहां पर किसी भी देश का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। और इसकी निगरानी कौन करेगा, इसकी निगरानी करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, यानी कहते हैं कि तटरेखा से 200 मील दूरी पर एक खुला महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इसकी निगरानी कौन करता है, इसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा की जाती है। तो यही कहलाता है मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, यहाँ तक मेरे भाई बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को लाइक करते चलिए, सेशन को शेयर करते चलिए। ठीक है, और जो भाई मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन से, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये आपके सामने पीडीएफ यहाँ पर क्लास के थ्रू नोट्स बनवाया जा रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिए। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट पीडीएफ चाहिए तो प्रिंट आउट पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपके कम्युनिटी चैनल का डिस्क्रिप्शन अलग होता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन अलग होता है, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से इस चैप्टर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेशन को और आगे शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी लोग समझ चुके हैं कि आखिरकार है क्या, कि व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से बांटा गया है और इसको समझना कैसे है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ समझा चुका हूँ आपके लिए, डेफिनेशन भी नोट करा चुका हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे जो आपका आता है, आगे आता है आपका विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण आखिरकार है क्या, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग यहाँ से नोट करते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला जो आता है आपका वह आता है संभावी संसाधन। पहला क्या है, संभावी संसाधन। दूसरा आता है आपका विकसित संसाधन। तीसरा आता है आपका भंडारित संसाधन। और चौथा आता है आपका संचित संसाधन। ठीक है, तो हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि विकास के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो आता है आपका वह आता है संभावी संसाधन, और दूसरा जो आता है आपको विकसित संसाधन, दूसरा है आपका विकसित संसाधन, और तीसरा है आपका भंडारित संसाधन, और चौथा है आपका संचित संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संभावी संसाधन क्या होता है। देखिए संभावी संसाधन की बात करते हैं, वे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, उनका उपयोग नहीं किया गया। तो मैंने बात करा कि वे संसाधन, छोटी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हम समझते हैं। ठीक है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है। ठीक है,
परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, मैंने बात करा संभावी संसाधन क्या होता है। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे अगर भारत के पश्चिम भाग में बात करें, भारत के पश्चिम भाग में दो हम राज्यों की बात लेकर चलते हैं। एक तो आपका राज्य लेते हैं, एक आपका राज्य लेते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात, और एक आपका राज्य लेते हैं राजस्थान। ठीक है, एक आपका लेते हैं गुजरात, एक आपका लेते हैं राजस्थान। ठीक है, ये क्या है, ये भारत के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये क्या है, भारत के पश्चिम भाग में। ठीक है सर, अब यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो ये है, और गुजरात की बात करेंगे तो यहां पर है। ठीक ठीक, अगर हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात की बात करते हैं, राजस्थान हमारा यहाँ पर, राजस्थान ये है आपका, गुजरात आपका यहाँ पर है। ठीक है सर, तो ये क्या है, भारत के पश्चिम भाग में कौन कौन पाए जाते हैं, आपके गुजरात और राजस्थान। यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों राज्यों में अगर बात करते हैं, दो ऊर्जाएं यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो आपका पवन ऊर्जा और एक आपका है सौर ऊर्जा। यहां पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात करते हैं, यानी कि क्या है, अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यूज नहीं हो रहा। तो संभावित संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान है। प्रदेश, मैंने दो प्रदेश लिए थे, एक तो गुजरात लिया, दूसरा लिया राजस्थान। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत के पश्चिम भाग में दो आपके स्टेट लेते हैं, अगर दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो आपको ये तो आपका कहलाता है ईस्ट, दूसरा कहलाता है वेस्ट, तीसरा कहलाता है नॉर्थ, ये कहलाता है साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। भारत का पश्चिम भाग ये हो गया, पश्चिम भाग में ये आपका ऊपर है राजस्थान, ठीक है, और ये आपका आता है गुजरात। तो भारत के पश्चिम भाग में दो आपके स्टेट लिए मैंने, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से यूज नहीं हो रहा है, तो यही आपका संभावित संसाधन। ठीक, दूसरा पॉइंट आपका कहलाता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन की बात करते हैं, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। ठीक, तीसरा आता है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन क्या होते हैं? भंडारित संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से क्या है, बाहर है। ठीक है, वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। जैसे मैंने बात करा, एग्जाम्पल लेते हैं जल। जल मिलकर, जल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होता है। ठीक है, अगर जल की बात करते हैं, जल जो है 2 गैसों का यौगिक है, जिसमें बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसके प्रयोग के लिए हमारे पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, यही कहलाता आपका भंडारित संसाधन। तो भंडारित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। जैसे जल, जल मैंने बात करा 2 गैसों से मिलकर, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, यानी H2O, H के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। अगर हाइड्रोजन की बात करा जाए, हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसके प्रयोग के लिए इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके प्रयोग के लिए हमारे पास कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं है, और यही कहलाता है आपका भंडारित संसाधन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो विकसित संसाधन की मैंने बात करा था, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता
बे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, भंडारित संसाधन बे संसाधन होते हैं, बे संसाधन होते हैं, बे संसाधन, बे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। ठीक है, बे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लिए H2O, H2O मतलब जल। ये क्या है? दो गैसों का यौगिक है। दो गैसों का यौगिक है जिसमें एक गैस आपकी आती है हाइड्रोजन, एक गैस आती है हाइड्रोजन और दूसरी गैस है इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक अणु है, हाइड्रोजन का दो अणु। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। हाइड्रोजन क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके प्रयोग के लिए, इसके प्रयोग के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका रहा? ये एग्जाम्पल आपका भंडारित संसाधन का। ठीक है, अगला संसाधन कहलाता है संचित संसाधन। संचित संसाधन क्या कहलाता है? कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जिनको प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग करके जिनको यूज में ला सकता है। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ में फिर समझिए। वे संसाधन जिसमें, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको यूज में लाया जा सकता है। जैसे हमको, हमारे पास कोई भी संसाधन है, उस संसाधन में हमने तकनीक का प्रयोग किया और तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ उसको अपने उपयोग में ले लिया। ठीक है, ठीक, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदी के जल की बात करते हैं, नदी का जल का उपयोग किया जाता है विद्युत पैदा करने के लिए। बस यही छोटा सा पॉइंट कहलाता है संचित संसाधन। सो संचित संसाधन क्या होता है? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तकनीकी का उपयोग करके वे संसाधन जिसमें तकनीकी का प्रयोग करके उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था नदी का जल। नदी का जल, नदी के जल का यूज किस लिए कर सकते हैं? जैसे हम उसमें टेक्नोलॉजी का अगर यूज करेंगे तो तकनीकी का उपयोग करने से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत पैदा कर सकते हैं। तो विद्युत पैदा करने में। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के हमारे पास टाइप्स थे, ठीक है, जितने भी प्रकार के हमने टाइप्स पढ़े थे कि हमारे पास संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से था, तो हमारा 4 प्रकार से था। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर पढ़ा था नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ा था आपका व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर हमने विकास के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित संसाधन। इन संसाधनों की हमने चर्चा कर ली। ठीक है, इसके बाद आगे हमें चर्चा करना है कि संसाधनों का विकास। आगे हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। तो साथियों और दोस्तों,
आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।